हाय गाइस, माय नेम इज रोनित वर्मा और स्वागत है आपका गोपी कोचिंग क्लासेस के अंदर। तो हम पढ़ रहे थे कक्षा 11 की बायोलॉजी। उसके अंदर हमने आपकी फर्स्ट यूनिट स्टार्ट की थी और उसके टॉपिक पढ़ रहे थे हम टैक्सोनॉमी। पिछला वीडियो जो था उसमें हमने पढ़ा था कि पॉलिनोमियल सिस्टम के बारे में हमने पढ़ा था। और आज का जो वीडियो है इसके अंदर हम पढ़ेंगे बाइनोमियल सिस्टम के बारे में। और जो ये टॉपिक है आज का, ये न कि सिर्फ आपकी 11वीं कक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, बाकी क्या है, ये पूरी जो बायोलॉजी है उसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। क्योंकि जितने भी सजीव हैं उन सजीवों का जो नामकरण है इसी पद्धति पर आधारित है। और आपकी जो नीट की एग्जाम है उसके अंदर भी इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं इस टॉपिक से। और आप जो बैचलर ऑफ साइंस करोगे, अगर नीट नहीं करते जो छात्र जो कॉलेज में एडमिशन लेंगे बायोलॉजी से, उसके अंदर भी आपको पढ़ने का मौका मिलेगा। आज का वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, तो वीडियो को जरूर देखना। तो सबसे पहले तो बात करते हैं हम बाइनोमियल सिस्टम द्विनाम पद्धति होती क्या है। देखिए इसके अंदर क्या करते हैं, इसके अंदर कोई भी जो सजीव है या कोई भी जो ऑर्गेनिज्म होता है उस ऑर्गेनिज्म के दो नाम दिए जाते हैं। एक नाम तो होता है उसके स्पीसीज पे और एक नाम तो होता है उसके जीनस पे और दूसरा नाम होता है उसके स्पीसीज पे। इस कारण क्या होता है, किसी सजीव के दो नाम देने की जो पद्धति होती है इसी कारण इसे द्विनाम पद्धति कहते हैं और इसे बाइनोमियल सिस्टम कहा जाता है। अब सबसे पहले बात अपन करें कि सबसे पहले इस वर्ड को किसने यूज किया या किसने इन्हें प्रयोग में लाया। तो बात करते हैं बॉटनी के सबसे फेमस वैज्ञानिक थे जिनका नाम है गैस्पर बाउइन। इन्होंने अपनी जो पुस्तक लिखी थी, इन्होंने सबसे पहले जो पुस्तक लिखी पाइनस थिएटर बॉटनिका, इसके अंदर इन्होंने बाइनोमियल सिस्टम जो वर्ड है इसका यूज किया। बट इन्होंने इस पर कोई ज्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं किया, सिर्फ वर्ड यूज किया और एक आध नाम दिए थे। बट क्या हुआ, जो कैरोलस लीनियस थे, ये महान वैज्ञानिक, इन्हें फादर ऑफ टैक्सोनॉमी भी, इन्हें फादर ऑफ प्लांट टैक्सोनॉमी एंड फादर ऑफ एनिमल टैक्सोनॉमी कहा जाता है। तो चलिए बात करते हैं कैरोलस लीनियस ने क्या किया भैया। तो कैरोलस जो लीनियस थे इन्होंने इस पद्धति का उपयोग करके दो पुस्तकें लिख डाली। एक जो पुस्तक थी ये थी स्पीसीज प्लांटरम। अब स्पीसीज प्लांटरम में इन्होंने किया, इन्होंने ये पुस्तक लिखी थी 1 मई 1753 को, 1 मई 1753 को। और इस पुस्तक में इन्होंने, देखिए नाम से पता चल रहा है प्लांटरम, तो इन्होंने जितने भी प्लांट थे उन प्लांट का नामकरण किया और उन्हें दो नाम दिए, एक तो उनके जीनस का और एक उनके जाति का। ठीक है, इस प्रकार से स्पीसीज प्लांटरम में तो इन्होंने क्या करा, पादपों का नामकरण किया। और 1 मई 1753 इसके पहले के जितने भी नाम थे उन सबको नकार दिया गया और इसके बाद जो भी नामकरण किए गए पादपों का उन्हें मंजूरी दे दी गई। मतलब कि सिर्फ वही नाम अब मान्य होंगे पादपों के जो किसके बाद दिए गए हों, 1753 के बाद दिए गए। चलिए अब बात करते हैं तो पादपों की होगी, अब बात करते हैं जंतुओं की। तो सिस्टेमा नेचुरी, इन्होंने एक बहुत फेमस बुक है, कभी कभी इससे ये क्वेश्चन बन जाता है कि इनकी फेमस बुक का नाम बताइए। तो सिस्टम नेचुरी इनकी बहुत फेमस बुक थी। इन्होंने क्या किया, इन्होंने ये पुस्तक लिखी थी 1 अगस्त 1758 को। इसका 10वां संस्करण आया था इस पुस्तक का, सिस्टेमा नेचुरी का। और इस सिस्टेमा जो नेचुरी थी इस पुस्तक में क्या किया इन्होंने, इस पुस्तक में इन्होंने जंतुओं के नाम का वर्गीकरण किया, यानी बहुत सारे जंतुओं को इन्होंने वैज्ञानिक नाम दिए। अब क्या हुआ, ये फिर वही 1 अगस्त 1758 के बाद जितने भी नाम दिए गए इस पद्धति के अनुसार उन सभी को मंजूरी दे दी गई, उन सभी को मान लिया गया। बट क्या हुआ, 1 अगस्त 1758 से पहले जितने भी नाम दिए गए थे वह सारे नकार दिए गए, अमान्य कर दिए गए कि भैया सिर्फ 1 अगस्त 1758 के बाद जितने भी जंतुओं के नामकरण किए जाएंगे वो भी किसके अकॉर्डिंग, द्विनाम पद्धति के अकॉर्डिंग, उन्हीं को मान्यता प्राप्त होगी। चलिए बात करते हैं, इस प्रकार इन्होंने क्या की थी, द्विनाम पद्धति दी थी। बाइनोमियल सिस्टम के बारे में किसने बताया था, अगर बात करें तो कैरोलस जो लीनियस था इन्होंने इसके बारे में बताया। और इन दोनों पुस्तकों के आधार पर क्या कहा जाता है इन्हें, फादर ऑफ प्लांट टैक्सोनॉमी और फादर ऑफ एनिमल टैक्सोनॉमी। क्योंकि इन्होंने इतना महत्वपूर्ण कार्य किया और इतना प्रशंसनीय, जो भी कहो, एक आश्चर्यचकित कार्य था कि बहुत सारे पादपों को नाम देना, जंतुओं को नामकरण देना। ठीक है, तो ये तो था अपना बाइनोमियल सिस्टम के बारे में। अब बात करते हैं क्या हुआ कि इन्होंने जो है था जो नामकरण पद्धति थी उसमें काफी सारे सुधार किए गए बाद में। और ये सुधार जो थे ICBN, ICZN और ICBEC-N, यानी कि इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर, जिसका पूरा नाम ये, जिसका संक्षिप्त रूप क्या है ICBN, और दूसरा क्या है ICZN। ICZN मतलब इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। ठीक है, इस प्रकार से ये एक संस्था है। और अगला आता है अपना इंटरनेशनल कोड ऑफ बैक्टीरियोलॉजिकल
नोमेनकल्चर। ये 3 संस्थाएं थी। एक संस्था क्या करती है, जैसे कि बात करें आईसीबीएन जो होता है, ये पादपों के नामकरण से संबंधित जितने भी नियम होते हैं इसके अकॉर्डिंग होते हैं। जूलॉजिकल जो नोमेनकल्चर है यानी कि आईसीजेडएन है, जंतु के जितने भी नामकरण दिए गए हैं वो किसके अकॉर्डिंग होते हैं, आईसीजेडएन के अकॉर्डिंग। और जितने भी बैक्टीरिया हैं, जीवाणु वगैरह, इनके जो नामकरण दिए जाते हैं ये आईसीबीएन के द्वारा दिए जाते हैं। अब क्या हुआ, इन तीनों संस्थाओं की सहमति से क्या किया, कुछ नियम बनाए गए, कुछ रूल्स रेगुलेशन बनाए गए, जिनके आधार पर अगर कोई वैज्ञानिक खरा उतरता है या उन्हें फॉलो करता है और उन्हें ध्यान में रखकर किसी जंतु का नामकरण देता है तो वही सारे नाम वो क्या होंगे, मान्य होते हैं। चलिए, तो इस प्रकार से तो ये हो गया अपना बाइनोमिकल सिस्टम। अब पढ़ेंगे अपन कि नोमेनकल्चर करते समय किन बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है, कौन कौन से ऐसे रूल्स हैं, कौन कौन से ऐसे रेगुलेशंस हैं जिन्हें फॉलो करके हम किसी भी वैज्ञानिक, किसी भी जो जीव होता है, सजीव होता है, उसका वैज्ञानिक नामकरण कर सकते हैं। तो बात करते हैं रूल्स ऑफ नोमेनकल्चर के बारे में। तो अब बात करते हैं रूल्स ऑफ बायोनोमिकल नोमेनकल्चर के बारे में कि ऐसे कौन कौन से रूल हैं जिन्हें अपन ध्यान में रखकर किसी भी जीव का क्या कर सकते हैं, नामकरण कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले तो लैटिन भाषा एवं जो ग्रीक है, ग्रीक भाषा, इसके अंदर नाम होने चाहिए। एक सेकेंड, चलिए तो अब बात करते हैं इसके रूल्स और रेगुलेशन के बारे में। तो सबसे पहले बात करें तो जितने भी नाम लिखे गए हैं सजीवों के, या जितने भी जो पेड़ पौधे हैं, पादप है, जिन्हें भी वैज्ञानिक नाम दिए गए, वो सारे नाम किसके अंदर होने चाहिए, वो होने चाहिए लैटिन भाषा के अंदर या फिर होने चाहिए ग्रीक भाषा के अंदर। क्यों होने चाहिए, क्योंकि क्या है, ये दोनों ही मृत भाषा होती है, इनका किसी भी सजीव उस क्या होता है, कुछ प्रभाव नहीं पड़ता है। ये एक जीवित लैंग्वेज नहीं है, ये एक मृत लैंग्वेज है, ठीक है। तो इसके जो नाम होते हैं वो भी क्या होते हैं, यूनिक होते हैं, डिफरेंट होते हैं, ज्यादा सिमिलर नहीं होते हैं। इस प्रकार से क्या होने चाहिए, लैटिन भाषा और ग्रीक भाषा के अंदर ही किसी जीव का वैज्ञानिक नाम दिया जाना चाहिए। अगर आप इससे हटकर कुछ देते हो, जैसे हिंदी भाषा वगैरह के अंदर अगर देते हो, तो ये चीज गलत हो जाएगी, ये आपके रूल्स के खिलाफ हो जाएगी, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ प्रायोरिटी क्या है। देखिए, सबसे पहले हमने अभी देखा था कि जो नाम दिया गया था 1753 में दिया था कैरोलस लिनियस ने। इन्होंने इस पद्धति का आविष्कार किया था। इस पद्धति के अंदर इन्होंने सजीवों का नामकरण स्टार्ट कर दिया था। तो क्या हुआ, अब इस पद्धति के बाद जितने भी नामकरण दिए जाएंगे, जैसे कि बात करें 1753 के बाद, 1753 के बाद एक तो नाम दिया जनवरी में किसी वैज्ञानिक ने, एक ही पादप को, जैसे कि ये आम था, मान लेते हैं आम है, इसको एक बार अपने जनवरी में नाम दिया, वो कितने जनवरी को, 30 जनवरी को। एक ने इसे नाम दिया 1 फरवरी को, ठीक है। किसको, इसी पादप को, एक ही जो जाति है, एक ही जो सजीव है, इसको क्या किया, 2 भिन्न भिन्न वैज्ञानिकों ने नाम दे दिया, और नाम क्या दिया, अलग अलग नाम दे दिए, ठीक है। तो क्या होता है, इस प्रकार से जो ये चीज दी गई, इसे तो कहते हैं सिनोनिम्स। क्या कहा जाता है, सिनोनिम्स, ठीक है। यानी कि जब एक ही जाति या एक ही स्पीसीज के बारे में 2 वैज्ञानिक क्या करे, भिन्न भिन्न क्या करे, दृष्टिकोण प्रदर्शित करे, भिन्न भिन्न नाम प्रदर्शित करते हैं, तो वो चीज तो कहलाती है सिनोनिम्स, ठीक है। और क्या करा गया है, देखिए प्रिंसिपल ऑफ प्रायोरिटी क्या कहता है कि सबसे प्रथम, यानी 1753 के पश्चात सबसे प्रथम जो नाम देगा, अब देखिए पहले को किसने दिया, 30 जनवरी और 1 फरवरी, तो सबसे पहले क्या आता है, 30 जनवरी है। तो किसको प्रायोरिटी देंगे अपन, प्रायोरिटी देंगे जो सबसे पहले देगा, यानी कि जिस वैज्ञानिक ने सबसे पहले नाम दिया उसको क्या दे देंगे अपन, प्रायोरिटी दे देंगे। इसे कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ प्रायोरिटी। यानी 1753 के बाद जो भी वैज्ञानिक सबसे पहले उस पादप के बारे में बताएगा वो क्या होगा, उसको अपन मान लिया जाएगा, वो एक मान्य नाम होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से ये होता है सिनोनिम्स और प्रिंसिपल ऑफ प्रायोरिटी अपने पढ़ चुके हैं। चलिए अब बात करते हैं जो द्विनाम पद्धति, देखिए नाम से स्पष्ट है और अपन पढ़ भी चुके हैं कि 2 नाम होने जरूरी है। तो जो पहला नाम होता है इसका, ये तो होता है जेनरिक नेम, और दूसरा जो नाम होता है स्पेसिफिक नेम होता है। तो जेनरिक नेम क्या होता है, जेनरिक नेम होता है नेम ऑफ जीनस, और अगला जो नाम आता है इसे कहते हैं ट्राइबल नेम। ये कहता है स्पेसिफिक नाम होता है, ये आपको जीव जगत में या कहीं भी नहीं मिलेगा, जीव जगत के अंदर कहीं भी आपको सुनाई नहीं देगा, सिर्फ ये एक स्पेसिफिक होता है, ये एक विशिष्ट होता है। जैसे कि बात करें आलू का जो वैज्ञानिक नाम है ये क्या है, सोलेनम ट्यूबरोसम। तो सोलेनम में क्या जो प्रथम दिया गया है ये क्या हो जाएगा, इसका जेनरिक नेम हो जाएगा, यानी नेम ऑफ जीनस है, यानी ये इसके वंश का नाम है। अब बात करें ट्यूबरोसम,
तो ट्यूबरोसम क्या होता है, इसकी जाति का नाम होता है। ट्यूबरोसम में इसकी एक स्पीसीज है। ये क्या है, सिर्फ एक ही नाम हो सकता है, ट्यूबरोसम, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या होता है, एक होता है जेनरिक नेम होता है और एक होता है स्पेसिफिक नेम होता है, ठीक है। अब बात करते हैं वह जेनरिक नेम के अंदर क्या था। देखिए जेनरिक नेम क्या होता है, एक दो अलग अलग जो पादप होते हैं उनके सेम हो सकते हैं। जैसे कि बात करें तो बैंगन जो होता है यानी ब्रिंजल जो होता है, इसका वैज्ञानिक नाम होता है सोलेनम मेलोनजिला, ठीक है। क्या होता है, सोलेनम मेलोनजिला। अब क्या होता है, अब देखिए सोलेनम किसका, बैंगन का भी है, और सोलेनम क्या है, आलू का भी सेम है, दोनों के जेनरिक नेम। तो जेनरिक नेम क्या होते हैं, समान हो सकते हैं। क्यों, क्योंकि इनके लक्ष्य, क्योंकि जेनरिक नेम का जो दिया जाता है यानी जो वंश होता है उसके अंदर उन्हीं पादपों को रखा जाता है जिनके क्या होता है बहुत सारे लक्षण मिलते हैं। तो इसके लक्षण इन पादपों के लक्षण मिलते हैं। बट क्या होता है, इनकी जो स्पेसिफिक नेम है इनको अलग अलग रखा जाता है, इनको भिन्न में रखा जाता है। क्यों, क्योंकि इनके जो लक्षण क्या होते हैं, असमान होते हैं, किसके, स्पेसिफिक नेम के, ठीक है। और कंफ्यूजन ना हो इसी कारण दोनों के नाम भी करते हैं अलग अलग दिए जाते हैं। तो ये बात समझ में आई आपको कि भैया जेनरिक नेम समान हो सकते हैं क्योंकि इन पादपों में बहुत सारी सिमिलरिटीज होती हैं। इन पादपों के बहुत सारे कैरेक्टर ऐसे होते हैं जो समान होते हैं, इस कारण इनके कैरेक्टर समान होने के कारण इन्हें जेनरिक नेम समान दे दिया जाता है। बट क्या होता है, इनके स्पेसिफिक नेम में क्या होता है, डिफरेंस रखा जाता है ताकि अपन अलग अलग पहचान सके कि कौन सा आलू है कौन सा बैंगन है। चलिए अब बात करते हैं सबसे पहले, जैसे कि एक और एग्जांपल लेते हैं, आम हो गया। आम का वैज्ञानिक नाम होता है मैंजीफेरा इंडिका। तो मैंजीफेरा जो इंडिका होता है, इस मैंजीफेरा इंडिका का जो क्या है, ये फर्स्ट नाम, ये तो होता है इसका जेनरिक नाम, ये यानी कि ये तो होता है इसका नेम ऑफ जीनस होता है। अब बात करते हैं इसके स्पीसीज के बारे में। इसकी स्पीसीज होती है इंडिका। तो ये क्या होती है, इंडिका होती है, इसकी स्पीसीज होती है। अब क्या होता है, देखिए जेनरिक नाम या जो स्पेसिफिक नाम होते हैं ये किसी स्थान के नाम पे दे सकते हैं जहां पर ये पादप पाए जाते हैं, या किसी वैज्ञानिक के नाम पे दे सकते हैं, या फिर किसी कहानियों के हिसाब से दे सकते हैं जिस कहानियों में इन पादपों का बहुत ज्यादा जिक्र किया गया हो, या किसी लीजेंड्स के नाम पे भी दे सकते हैं और वैज्ञानिक के नाम पे भी दे सकते हैं। जैसे कि बात करें ये हो गया मैंजीफेरा इंडिका। तो ये इंडिका क्या है, ये इंडिया में पाई जाती है इस आम की प्रजाति, इस कारण क्या हुआ, इसका नाम मैंजीफेरा इंडिका दे दिया गया। तो किस प्रकार से ये जो जेनरिक नाम या स्पेसिफिक नाम डिसाइड किए जाते हैं, किसी स्थान के आधार पर, किसी वैज्ञानिक के नाम के आधार पर, कहानियों में चर्चाएं होती है कहानियों की चर्चाओं के आधार पर, या फिर बात करें तो किसी स्थान के आधार पर, ठीक है। या फिर इनका जो नाम होता है ये इनके लक्षणों के आधार पर भी दे दिया जाता है, ठीक है। जैसे कि बात करें आलू का जो ट्यूबरोसम दिया गया, क्योंकि इसके अंदर ट्यूबर का निर्माण होता है, छोटी छोटी गांठ्स बनती है, इस प्रकार क्या गया ट्यूबरोसम दिया जाता है। तो यानी कि लक्षणों के आधार पर, स्थान के आधार पर, लीजेंड्स के आधार पर, वैज्ञानिक के आधार पर और कहानियों में चर्चाओं के आधार पर ये कुछ लक्षण होते हैं जिनके आधार पर किसी भी जेनरिक नाम का या स्पेसिफिक नाम का अपन वर्णन करते हैं। चलिए अब बात करते हैं इसे लिखने का तरीका क्या है। देखिए आप जब भी जेनरिक नाम लिखोगे, जैसे कि बात करते हैं अपन ने जेनरिक नाम लिखा, मैंने जेनरिक नाम की क्या लिखा, सोलेनम ट्यूबरोसम लिखा। तो जो जेनरिक नाम का जो पहला अक्षर होगा यानी कि जो एस है, सोलेनम का जो एस है ये होना चाहिए कैपिटल, और इसका जो स्पेसिफिक नाम है यानी जाति का जो नाम है, इस जाति का नाम क्या होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए, ठीक है। इस प्रकार इसे लिखा जाना चाहिए। अगर आप दोनों को कैपिटल लिख देते हो या दोनों को स्मॉल लिख देते हो तो ये चीज गलत है, आपको मार्क्स भी नहीं मिलेंगे एग्जाम के अंदर। तो आपको चीजें ध्यान रखनी होगी कि जब भी आप किसी भी पादप या किसी भी सजीव का वैज्ञानिक नाम लिखते हो तो वैज्ञानिक नाम लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा जो जेनरिक नाम है उसका फर्स्ट जो अक्षर है वो कैपिटल रखना है, और जो इसका जो जाति का जो प्रथम अक्षर है ये स्मॉल रखना है। चलिए अब बात करते हैं, अगर किसी वैज्ञानिक के नाम के आधार पर अपन किसी सजीव का नामकरण कर रहे हैं या किसी वैज्ञानिक नाम दे रहे हैं किसी सजीव को, तो उसमें जैसे कि बात करें क्यूटोमियम सुब्रमनीला, अब क्या होता है सुब्रमनीला, ये किसी वैज्ञानिक के आधार पर नाम दिया गया। तो अपन क्या करेंगे, अगर अपन को ये चीज ध्यान रखनी पड़ेगी कि अगर किसी सजीव का जो नाम है उसके वैज्ञानिक के आधार पर दिया जा रहा है तो वैज्ञानिक का नाम क्या करना, अपन को कैपिटल रखना है, ठीक है। इस प्रकार से जैसे कि कीटोमियम में सी भी क्या है, कैपिटल है, और जो इसका ये स्पेसिफिक नेम है इसके अंदर सुब्रमनीला, इसके अंदर एस ये भी क्या है, कैपिटल है। तो सिर्फ इतना सा आपको ध्यान रखना है कि वैज्ञानिक के नाम पे आधार है तो दोनों कैपिटल रखने हैं, और बाकी तो क्या करना है, आपको ये चीज करनी है, जेनरिक का फर्स्ट जो अक्षर होगा जो कैपिटल रखना है, और स्पेसिफिक का जो स्मॉल लेटर के अंदर आपको लिखना होगा। चलिए अब बात करते हैं, भाई हम तो क्या है कॉपी वगैरह के अंदर लिखेंगे, आप और मैं जो है वो तो कॉपी में लिखेंगे। तो जब भी आप इन्हें रजिस्टर में लिखो या कॉपी में लिखते हो तो लिखते समय क्या करना है आपको, जैसे कि मैंने ये
ये मैंने लिखा बैंगन का या किसी भी जो सजीव है उसका वैज्ञानिक नाम लिखा, तो वैज्ञानिक नाम लिखने के लिए आपको उनको अंडरलाइन भी करना पड़ेगा इस प्रकार से, ठीक है। बट अगर आप क्या करते हो, कंप्यूटर में टाइप करते हो या कहीं भी प्रिंट कराते हो जैसे कि अखबार वगैरह के अंदर, तो क्या होता है ये लिखे जाते हैं इटैलिक के अंदर। इटैलिक मतलब टेढ़े, जैसे कि बात करें तो ये इस प्रकार से लिखे जाएंगे, सोलेनम मेलोंजिना, यानी कि तिरछे अक्षरों में लिखे जाता है, कहने का मतलब है यानी इटैलिक भाषा में लिखे जाने चाहिए, ठीक है। तो इस प्रकार से ये कुछ है। अब बात करते हैं, जब भी आप किसी सजीव जो होता है किसी भी नाम देते हो किसी ऑर्गेनिज्म वगैरह को, तो क्या होता है उसके नाम के पीछे क्या करना पड़ता है अपन को, उसके वैज्ञानिक का नाम भी शो करना पड़ता है। जैसे कि बात करें तो मैं आपको एग्जांपल लेता हूं, जैसे कि ये अपना मैंजीफेरा इंडिका था, क्या था ये अपना मैंजीफेरा, ये इंडिका है, ठीक है। ये अंडरलाइन तो कर ही दिया। तो अपन को क्या करना है, अंडरलाइन करते वक्त क्या होता है, कोष्टक के अंदर इसको जिसने नाम दिया, जैसे कि लिनियस ने इसको नाम दिया था, तो लिनियस ने जो नाम दिया है उसके आधार पर वैज्ञानिक का नाम लिख दिया जाता है कोष्टक में, ठीक है। अब अपन को ध्यान क्या करना है कि सिर्फ जेनरिक नेम और जो स्पेसिफिक नेम है उसी नेम के नीचे क्या करना है, अपन को अंडरलाइन करना है। जैसे कि मैंने कर रखा है ना, यहाँ पर देखिए मैंजीफेरा और इंडिका में क्या कर रखा है, अंडरलाइन कर रखा है। बट क्या कर रखा है, ये आपको सिर्फ सिंपल शब्दों में लिखना है, जैसे कि लिनियस आपको सिर्फ ये लिखना है सिंपल कैपिटल अक्षरों में इस प्रकार से, और शॉर्ट में लिखना है, पूरा नहीं लिखना, ठीक है, लिनियस, ओके। और तो ये हो गया अपना अंडरलाइन वाला टॉपिक हो गया, और कोष्टक में अपने लिख दिया, और ये सिंपल अक्षर में आपको लिखना है, सिंपल अल्फाबेट के अंदर लिखना है। चलिए, तो ये तो हो गया अपने कुछ रूल्स रेवोल्यूशन होते हैं। बात करते हैं आगे के रूल्स के बारे में। तो चलिए बात करते हैं अपने अगले रूल के बारे में। अगला रूल अपना क्या है, अगला रूल अपना ये कि जब भी कोई वैज्ञानिक जो होता है, अगर ये वैज्ञानिक क्या करता है, कोई गलत नाम दे देता है, जैसे कि बात करते हैं अपन टस्का कैनेंसिस, ठीक है, ये एक नाम था। तो सबसे पहले बात करते हैं इस बारे में अपन कि जब भी कोई भी व्यक्ति जो है या कोई भी वैज्ञानिक ये गलत नाम दे देता है, तो जो व्यक्ति जो वैज्ञानिक है जिसने गलत नाम दिया है उसको अपन जो सही नाम होता है उसके बाद कोष्टक में लिख देते हैं, और जिसने नाम सही करा है उसको अपने लिखते हैं, उस कोष्टक के बाद लिखते हैं। जैसे एग्जांपल देखिए, जैसे कि बात करते हैं लिनियस ने एक नाम दिया था पाइनस कैंडेंसिस, जो कि क्या गलत था, पाइनस कैंडेंसिस एक नाम गलत था। बट क्या करा, सेलिस बायरी जो था इन्होंने इसमें सुधार किया, और सुधार करने पर इन्होंने क्या दिया, टस्का कैंडेंसिस नाम दिया। तो क्या किया, गलत जो नाम दिया था लिनियस ने उसको तो लिख लिया कोष्टक में, जिसने सुधार किया उसे लिखा जाता है कोष्टक के बाहर, यानी सेलिस बायरी को कहां लिखा जाएगा, कोष्टक के बाहर, यानी लिनियस के पश्चात लिखा जाता है। तो ये होता है रूल नंबर 8 कि गलत जो नाम प्रस्तुत करता है उसे कोष्टक में लिखो, सुधार करने वालों को कोष्टक के बाहर लिखा जाता है, और ठीक है। अब बात करते हैं जेनरिक नाम या स्पेसिफिक नाम। भाई देखो, जेनरिक नाम और स्पेसिफिक नाम क्या होनी चाहिए, 3 या 3 लेटर या 12 अक्षर उससे क्या होनी चाहिए, ज्यादा नहीं होनी चाहिए। जैसे कि बात करें मैंजीफेरा इंडिका, तो देखिए इसका जेनरिक नाम देखो, इसके अंदर क्या होंगे, आपको 12 लेटर से कम ही मिलेंगे, और इंडिका देखिए इसमें भी आपको 12 से कम मिलेंगे, यानी कि 3 से तो कम नहीं होने चाहिए और 12 से ज्यादा नहीं होने चाहिए, इसके बीच में होने चाहिए, तो ये आपका नाम कहता है मान्य होता है। बट क्या एक अपवाद है, एक एक्सपेक्टेशन है कि भैया रिक्शिया पैथेनोकोटेनेसिस ये क्या एक वैज्ञानिक नाम, ये वैज्ञानिक नाम देखो, इसके अंदर देखो आप कितने लेटर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। इसके जो स्पेसिफिक नाम है यानी इसके जो जाति का नाम है इसके अंदर 14 लेटर्स है, जो कि क्या है, गलत है। बट क्या हुआ, ये नाम क्या थे, 1961 से पहले दिए गए थे। 1961 में क्या हुआ था, ICBN जो था इसमें सुधार हुआ था, और इसमें सुधार के अनुसार क्या था कि इसके बाद जो भी नाम दिए जाएंगे वो नाम क्या होने चाहिए, ये जो रूल था ये 1961 के बाद आया। बट इसका नाम तो किससे पहले दे दिया गया था, 1961 के बाद दे दिया गया। तो इस प्रकार क्या है, ICBN के अनुसार तो क्या है, मान्य नहीं है, बट क्या ये चला आ रहा है क्योंकि 1961 के बाद पहले दे दिया गया था, ठीक है। तो इस प्रकार से अब का जो रूल क्या कहता है, अब जो भी वैज्ञानिक नामकरण करेगा उससे किसको फॉलो करना पड़ेगा, 3 to 12 लेटर्स को फॉलो करना पड़ेगा, ओके। अब बात करते हैं ICBN क्या कहता है। ICBN जो है यानी कि इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनकल्चर कहता है कि हम किसी भी पुनर्नाम को या ट्यूटोनोमस को क्या करेंगे, मान्यता नहीं देते हैं। यानी पुनर्नाम या ट्यूटोनोमस क्या होता है, ये होता है कि जब आपका जेनरिक नेम और आपका स्पेसिफिक नेम दोनों समान हो, यानी कि किसी का क्या हो,
किसी का खुद का नाम और उसका सरनेम दोनों समान हो, यानी कि ये चीज क्या होगी, इसे कह देंगे अपन पुनर्नाम या टिटोनिमस। जैसे कि बात करें, जैसे कि आम का अगर वैज्ञानिक नाम जो है मेंजिफेरा मेंजिफेरा, ये नहीं हो सकता किसके अंदर, ओनली फॉर बॉटनी के लिए। यानी आईसीबीएम खुद ये कहता है, ये सिर्फ पादपों के लिए लागू है, जंतुओं के लिए नहीं, कि भैया पादप में आपको ऐसा कभी सुनने को नहीं मिलेगा मेंजिफेरा मेंजिफेरा, ठीक है, या फिर सोलेनम सोलेनम, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या होता है, ये जो बॉटनी है यानी कि जो आईसीबीएन है, ये ऐसी किसी भी प्रकार के रूल्स को मान्यता या अप्रूवल पास नहीं करता है जिसके अंदर जेनरिक नेम और स्पेसिफिक नेम दोनों समान हो। बट क्या होता है, आईसीजेड यानी कि जो जंतु का जो होता है, मतलब कि इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल जो नोमेनकल्चर है, ये क्या करता है, ये टिटोनिमस को मान्यता देता है, ये अप्रूवल देता है इस चीज को कि भैया हमारे यहाँ पर क्या होना चाहिए, उसका जो रियल नेम और उसका सर नेम दोनों का हो सकते हैं, समान हो सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल है, कुछ एग्जाम्पल से रखें, नाजा नाजा, ये क्या होता है, ये इंडियन जो कोबरा है उसका वैज्ञानिक नाम है नाजा नाजा। तो देखिए इसका आपको जेनरिक नेम और इसका स्पेसिफिक नेम दोनों समान दिखेंगे। बात करते हैं रेटस रेटस, ये चूहे का वैज्ञानिक नाम है, तो देखिए इसका आपको जेनरिक नेम और इसका स्पेसिफिक नेम दोनों समान मिलेंगे। तो ये जो ये किसको मान्यता देता है, ये टिटोनिमस यानी कि जो आईसीजेडएन है, ये तो किसको मान्यता देता है, टिटोनिमस को मान्यता देता है, यानी पुनर्नाम को दे सकता है। यानी कि आप रखो, कोई हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आईसीजेडएन ये कहता है कि आप जेनरिक नेम और स्पेसिफिक नाम रखो समान, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट आईसीबीएन इसको नकारता है, इसको नहीं मानता है, ठीक है। अब क्या होता है, देखिए दो और रूल है कि भैया जो भी वैज्ञानिक कोई भी नया पादप खोजता है, तो उस पादप को खोजने के लिए क्या करना होता है, उसको उसका एक जो सूखा जो डायग्राम होता है, जिसे कहते हैं टाइप स्पेसिमेन कहते हैं, उसे क्या करना चाहिए, उसे हर्बेरियम के अंदर रखा जाना चाहिए। हर्बेरियम क्या होता है, एक ऐसी जगह होती है, अपन इसके बारे में आगे पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा मैं समझा देता हूं आपको। हर्बेरियम ऐसी जगह होती है जहां पर जो भी नए पादप खोजे जाते हैं, जो खोजे जा चुके हैं, उनके आपको क्या करना पड़ता है, सूखे जो उनका जो ड्राई जो डायग्राम होता है उसको रखना होता है वहां पर, ताकि लोग क्या कर सके, बाद में उनकी स्टडी कर सके। अब बात कर रहे हैं यानी कि जो नए खोजे गए जो टाइप स्पेसिमेन होता है, जो भी नए खोजे गए जो पादप होते हैं, उनके टाइप स्पेसिमेन को रखा जाना चाहिए हर्बेरियम शीट में, ड्राई गार्डन के रूप में रखा जाना चाहिए। चलिए अब बात करते हैं, हर्बेरियम जो शीट होता है उसकी जो माप होनी चाहिए, ये होनी चाहिए 11.5 टू 16.5 इंचेस का, ये हर्बेरियम शीट होना चाहिए, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने क्या पढ़ा, आज हमने पढ़ा रूल्स ऑफ नोमेनकल्चर के बारे में पढ़ा, किस प्रकार से किसी भी जो सजीव या ऑर्गेनिज्म या प्लांट कह दो या एनिमल कह दो, इनके नाम के समय अपन को क्या क्या बातें ध्यान रखनी चाहिए, ठीक है। तो आज का वीडियो हम यही समाप्त करते हैं। ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट थी आपके, हर जो आप पढ़ोगे, नीट हो जाए, बैचलर ऑफ साइंस हो जाए, उसके अंदर आपको बहुत इंपॉर्टेंट आएगी और चीजें समझने के लिए आपको बहुत महत्वपूर्ण क्लास थी। आगे जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे ट्राइनोमियल नोमेनकल्चर के बारे में। तो आज की क्लास हम यही समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वीडियो देखने के लिए।